and the another very important topic, and that is called as the Raoult's law. Okay, so Raoult's law explains about the solubility, definitely about the solubility, but of different kind of solutions. So, for example, we have a solution that we have prepared, and in that solution we have added some volatile liquids. यानी कि राउल्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमें volatile liquids की कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेन करता है. सो फॉर एग्जांपल हमने एक सोल्यूशन बनाया है, उस सोल्यूशन में हमने दो लिक्विड्स ऐड किए हैं ए और बी, और वो दोनों ही लिक्विड्स जो हैं वो कैसे हैं, वोलेटाइल है. ठीक है, अब वोलेटाइल है, ऑब्वियसली वोलेटाइल का मतलब वो इवेपोरेट हो जाएंगे. अब होगा क्या कि जब हम इस पर्टिकुलर लिक्विड को हीट करेंगे तो ये दोनों के दोनों ही क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे. ठीक है, हमने इस कंटेनर को क्लोज कर दिया है, यहाँ पर एक लिड लगा हुआ है, और क्लोज होने की वजह से ये एस्केप आउट नहीं हो सकते हैं इस कंटेनर के बाहर, इस वेसल के बाहर. तो होगा क्या कि ये जो ए और बी के मॉलिक्यूल्स हैं ये सभी के सभी एक्यूमुलेट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर. ठीक है, ये सोल्यूशन की स्टोरी है जब हमने सोल्यूशन बना दिया. तो सोल्यूशन में कुछ मॉलिक्यूल्स ए के आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे ओवर द सरफेस, और कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे बी के आके, सपोज कीजिए ये ए है, ए को रिप्रेजेंट किया है, और यहीं पे ही बी भी होगा, और दोनों ही कोई ना कोई प्रेशर रिलेट करेंगे. सो राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि अगर आपने एक सोल्यूशन बनाया और वो दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड्स से बना हुआ है, तो इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो सम होगा इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के प्रेशर के. यानी इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को जितने भी लिक्विड से बनाया हुआ है, एक दो तीन, उन सभी के इंडिविजुअल प्रेशर्स के सम के बराबर होगा इसका टोटल प्रेशर, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है डाल्टन्स लॉ की. डाल्टन साइंटिस्ट ने प्रेशर के लिए यही लॉ दिया था कि प्रेशर जो है इंडिविजुअल गैसेस के सम का प्रेशर कर देंगे तो हमें पूरे सोल्यूशन के प्रेशर का या पूरे कंटेनर के प्रेशर का वैल्यू मिल जाता है. अब इसमें डिफरेंट क्या है कि राउल्ट्स ने ये कहा कि इन दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड्स का अपना इंडिविजुअल नेचर भी है. इंडिविजुअल नेचर मीनिंग कि जब हमने इनके सॉल्यूशंस को प्रिपेयर नहीं किया, यानी जब ये सिर्फ प्योर ए था और जब ये सिर्फ प्योर बी था, ऑब्वियसली इनका नेचर कैसा है, वोलेटाइल है, तो ये दोनों ही इवेपोरेट कर पा रहे होंगे. तो जब आपने प्योर ए और प्योर बी को इवेपोरेट किया होगा तब भी वो कोई ना कोई प्रेशर लगा रहे होंगे ओवर दी सरफेस, और उस प्रेशर को कहा गया P नॉट A एंड P नॉट B, मीनिंग द प्रेशर्स of the components of the volatile components in their pure states where they are individually present, they are not present in a solution. So राउल्ट्स ने ये कहा कि जो सोल्यूशन में प्रेशर है किसी भी एक कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के. यानी कि एक कंपोनेंट है ए, उस कंपोनेंट के कुछ ना कुछ नंबर्स या कुछ ना कुछ मोल्स जो है ऑब्वियसली सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो जितने वो नंबर ऑफ मोल्स हैं उतना ही उस पर्टिकुलर गैस का या उस पर्टिकुलर लिक्विड का कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द प्रेशर. तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सेम कंडीशन उसने अप्लाई कर दी फॉर बोथ दी काइंड ऑफ कंपोनेंट्स, यानी ए कंपोनेंट के लिए भी और बी कंपोनेंट के लिए भी. अब जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को हटाया गया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया जिसको कहा गया P नॉट A, दैट मींस द प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन प्योर स्टेट. ऐसे ही हमने P नॉट B ऐड किया जिसको कहा गया प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन प्योर स्टेट. So we can write PT as the total pressure. PA is defined as the pressure of
component A in solution. PB is the pressure of component B in solution. Similarly, P naught A is defined as the pressure of liquid or component A in pure state, whereas P naught B is defined as the pressure of component B in pure state. Okay, now we have, let's move on to the next slide. We have PA as P naught A psi or xi A, which represents the mole fraction. We have P naught B as P naught B into chi B, and we have another expression for the total pressure of the solution, that is PA plus PB. Now what we are doing is that we are substituting the values of PA and PB in P total equation. Substituting the values of PA and PB in equation 1. Let us write it as equation 1. So we can derive the equation as P naught A xi A plus P naught B xi B. Okay. Now understand this point is that this solution is in a closed vessel. That is, the solution is prepared in a closed vessel, and we have component A and component B. This particular component has a fixed amount, और इस fixed amount का कोई भी portion जो है वो escape out नहीं हो रहा है. तो obviously इसका जो total मोल फ्रैक्शन होगा वो ऑब्वियसली सम होगा उसके 1 के बराबर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है और ये कंटेनर जो है वो क्लोज्ड है, तो कोई भी अमाउंट या कोई भी सॉल्यूट जो है वो आपका वोलेटाइल लिक्विड जो है वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है, तो टोटल अमाउंट जो है वो हमेशा 1 रहेगा. तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, दैट इज xi a plus xi b equals to 1, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं xi a की वैल्यू एज 1 माइनस xi b. ओके, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी P नॉट A 1 माइनस xi A, और यू कैन कॉल इट एज chi B ऑल्सो, और यहाँ से रहेगा P नॉट B chi B. So on rearranging the equation we will have something like this, और इस इक्वेशन से इन दोनों पोर्शन से हम कॉमन ले सकते हैं xi B को, तो हमारे पास बन जाएगा P नॉट B माइनस P नॉट A. P total equals to this. Okay, so this is the mathematical expression for Raoult's law. Now let us look towards the graphical representation of Raoult's law. What will be the graph of this particular law? So we have a solution. Okay, now because this is a closed vessel, so that is why we represent these kinds of graph in a square or a closed graph. Okay, so we have two components over here. One is the component A. Let us take over this point उसके मोल फ्रैक्शन 0 है, तो अगर टोटल हमेशा 1 रहेगा, xi A plus xi B हमेशा 1 रहता है, तो जब एक का कंपोनेंट 0 है तो xi B दैट मींस मैक्सिमम है, यानी xi B का अमाउंट जो होगा वो 1. अब जैसे जैसे हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड, ग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, तो A का जो मोल फ्रैक्शन है वो कम होता रहेगा और दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन जो है वो बढ़ता रहेगा. ठीक है, अब अगर xi B मैक्सिमम है, ठीक है, तो
यहां से यहां मूव करते करते जाइवी जो है वो कम हो रहा है और बढ़ क्या रहा है, बढ़ रहा है आपका जाई ए। तो हमने ये पढ़ा कि अगर जाई ए इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसका प्रेशर पी ए भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग आएगा इन टर्म्स ऑफ पी ए। तो ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, क्योंकि उसके मोल फ्रैक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब उसी पॉइंट पे अगर हम देखें, डाई बी जो होगा वो कम होता रहेगा, वो 1 से 0 की तरफ बढ़ रहा है। और अगर वो 1 से 0 की तरफ बढ़ेगा तो उसका जो मोल फ्रैक्शन है यानी उसका जो प्रेशर है वो कम होता रहेगा। तो उसका प्रेशर इस तरीके से होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हैं जहां पे जाइबी 0 है, तो जाइबी 0 से 1 की तरफ आपका प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप ग्राफ को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंक्रीजिंग, या फिर आप एक ओरिजिन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज जस्ट द वे यू व्यू द पॉइंट्स, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने ये ग्राफ को बना दिया है इन टर्म्स ऑफ जाई ए एंड जाई बी। ठीक है, नाउ अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, यानी वो दोनों ही पॉइंट्स एक दूसरे के अनइक्वल, यानी दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो वो दोनों ही पॉइंट्स आपके बराबर नहीं, उनमें एक इनइक्वालिटी सी है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस नहीं बन रही। इसका रीजन क्या है कि लेट अस मेक दिस पर्टिकुलर लाइन एज डिस्टिंग्विश, यानी आपको काफी डिफरेंस दिखाई दे ऐसे इस पॉइंट को बनाते हैं, एक इधर है और एक इधर मान लीजिए। ठीक है, तो दिस इज पी ए, this particular line the pressure is increasing, so this is PA and this particular is P। ओके, अब अगर हम दोनों एंड्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज मीट नहीं हो रही। ठीक है, अब पहले तो आप ये समझिए कि ये जो एंड है ये एंड को ए मान लीजिए, ये एंड को बी मान लीजिए। ठीक है, तो ए एंड पर क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है, बी जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, अब इक्वेशन ये वाली याद कीजिए जो हमने यहाँ लिखी थी, दैट इज पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस काई बी एंड वी हैव रिटन पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है कि काई बी की वैल्यू 1 है और काई ए जो है वो 0 है। अगर काई बी की वैल्यू 1 है, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए इस इक्वेशन में, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ए पॉइंट के लिए लिखेंगे एट पॉइंट ए, काई बी जो है वो 1 है, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी टोटल हो जाएगा पी नॉट ए प्लस 1 पी नॉट बी माइनस काई ए, which can be rearranged as p naught a plus p naught b minus p naught a। p naught a कैंसिल हो जाएगा और जो भी प्रेशर आएगा वो सब किसकी वजह से आएगा, प्योर कंपोनेंट b की वजह से। यानी ये जो इंटरसेप्ट है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू p नॉट b की। अब अगर जब ये p नॉट b है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा p नॉट a, यानी कि जब b का मैक्सिमम अमाउंट है तो सारा का सारा प्रेशर किसकी वजह से है, उसकी प्योर स्टेट। ये जो काई ए 0 है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्योर स्टेट की कंडीशन है। और ये जो आप लाइंस बना रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये रिप्रेजेंट करती है कि ये सोल्यूशन में है, जब आप सोल्यूशन प्रिपेयर करके। ठीक है, तो एक चीज तो ये समझ आ गई कि कौन सा पॉइंट क्या है। दूसरी पॉइंट जो है वो ये बात कर रहे थे हम कि इनइक्वालिटी कैसे, यानी ये जो दोनों की स्टीप्स हैं पी नॉट ए जो है और पी नॉट बी जो है, ये दोनों इक्वालिटी पे क्यों नहीं है, एक थोड़ा सा अबव और एक थोड़ा सा बिलो क्यों है। अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो ये वाला जो पॉइंट है अगर ये x है और ये जो लाइन है ये y है, तो मुझे क्लियरली दिख सकता है कि x जो है वो स्मॉलर है y से।
ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि x जो है वो इक्वल हो जाए y के? ये क्यों नहीं है? और यही क्यों है? इसका रीजन क्या है समझने की कोशिश कीजिए। P नॉट A जो है वो कम है, इसका मतलब क्या है कि जो A कंपोनेंट है उसका प्रेशर कम है, यही मतलब है। A हैज लेस प्रेशर। ये वाली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली लाइन प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली लाइन मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। यानी ये जो एक्स एक्सिस है ये मोल फ्रैक्शन के लिए है और ये जो वाई एक्सिस है ये प्रेशर के लिए है। तो जो एक्स है हमारे पास वो पी नॉट ए की वैल्यू है, यानी दिस एक्स इक्वल्स टू पी नॉट ए एंड दिस वाई ओवर देयर इज इक्वल टू पी नॉट बी। अब x का स्मॉलर होना y से यही रिप्रेजेंट करता है कि जो प्रेशर A का है वो कम है और प्रेशर A का कम होने का मतलब है कि वो लेस वोलेटाइल है, यानी वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं हो रहा, यानी उसके जल्दी से वेपर्स नहीं बन रहे हैं। तो अगर आप ग्राफ ऐसा बनाते हैं तो आपको ये क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा दैट A इज लेस वोलेटाइल। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ग्राफ ऐसा ही बनाएं। यू कैन मेक अ exactly opposite graph this for this particular thing where आपने P नॉट B की वैल्यू लोअर रखी है, P नॉट A की वैल्यू हायर रखी है. The only thing that you need to mention over there will be that B is more volatile. Okay. So I hope you have understood the point of today's